नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, हमने अब तक जो पढ़ा उससे आगे अब देखें तो 1800 और 1892 के भारत शासन अधिनियम से हम चर्चा करेंगे। 1892 और 1909 के भारत शासन अधिनियम को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम आए उनमें अंग्रेजों ने भारतीयों की भागीदारी होने का पूरा निर्णय कर लिया था और लगभग धीरे धीरे भागीदारी बढ़ा रहे थे। बस कुछ इसी प्रकार का काम 1892 के अधिनियम में हुआ, यानी भारतीयों की भागीदारी तय हुई, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी, उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, जो पहली भागीदारी थी वो थी विधायिकाओं के माध्यम से। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें जो थी उनमें अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यानी कि भारतीयों को बढ़ाया गया। गैर सरकारी सदस्य मतलब समझ गए ना, भारतीयों को। ठीक है, वो लोग भारतीयों को सरकारी नहीं बनाते थे, गैर सरकारी ही रखते थे, तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया, पहली बात। दूसरी बात, फिर भी इतना होने के बाद भी बहुमत तो इन लोगों ने किसका रखा? सरकारी ही रखा, नहीं अपने ही लोगों का बहुमत रखा। यह जरूर था कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई, यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई। एक काम तो इन लोगों ने ये किया। दूसरी बात, दूसरा जो किया वो था कि जो विधान परिषदें जिनमें इन लोगों की भागीदारी बढ़ाई थी, उन विधान परिषदों में, यानी एक तो केंद्र की विधान परिषद थी, एक प्रांतीय विधान परिषद थी, तो इन दोनों ही विधान परिषदों के अंदर कुछ पावर भी दिए गए, कुछ पावर भी दिए गए। इसमें सबसे पहला पावर था कि कार्यों के अंदर वृद्धि के तहत पहला जो था वो था बहस, बजट के ऊपर बहस करना, और दूसरा दिया गया था कार्यपालिका जो थी, यानी कार्यपालिका कौन? जो गवर्नर, उसकी कार्यकारिणी, तो उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समझ में आया? दो महत्वपूर्ण कार्य। पहला कार्य, बजट के ऊपर भाषण कर सकते थे, बजट पे वाद विवाद कर सकते थे। कौन? चाहे वो प्रांतीय विधायिका हो, चाहे वो केंद्रीय विधायिका हो, विधानसभा वाले, यानी जैसे आज की तारीख में करते हैं ना बजट का भाषण, बजट जो होता है तो उसमें संसद में भी बहस होती है, विधानसभाओं में भी बहस होती है, वैसे बहस का, बजट के ऊपर बहस का पावर पहली बार मिला। और दूसरी बात, उस विधायिकाओं को जिनमें इनकी संख्या बड़ी है, चाहे वो केंद्रीय विधायिका हो चाहे प्रांतीय विधायिका हो, उन सभी विधायिकाओं के अंदर एक पावर और दिया गया कि आप गवर्नर उसकी कार्यकारिणी से प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो इस स्लाइड में हमने जानी वो ये कि पहली बात तो ये कि गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों की भागीदारी हुई, और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण थी वो ये कि उन विधायिकाओं के पावर भी बढ़े, और उन पावर में दो पावर बढ़े। वो एक तो बजट के ऊपर अभिभाषण करने का, वाद विवाद करने का, और दूसरा जो था वो गवर्नर उसकी कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का। अगली बात आती है 1892 के अधिनियम के अंदर, वो ये थी कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियां बढ़ दी गई। अब एक बात समझो, क्या कि भाई ये बात तो तय हुई कि विधायिकाओं में, चाहे वो केंद्र की विधायिका हो चाहे वो प्रांत की विधायिका हो, इनमें गैर सरकारी सदस्य दिए जाएंगे, यानी गैर सरकारी सदस्यों को पावर दिया जाएगा। क्लियर? ये बात तय हुई। अब क्या होता है कि जो गैर सरकारी सदस्य, यानी जो भारतीयों को भागीदार बनाया जाएगा या इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी विधायिकाओं में, तो वो कैसे बढ़ाई जाएगी? कौन नियुक्त करेगा? तो एक बात तो ये तय हुई कि केंद्रीय विधायिका और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन दो के अंदर तो वायसराय जो है वो नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा? वायसराय। वायसराय जो है वो केंद्र की विधायिका में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर गैर सरकारी सदस्य लाना है तो वायसराय लाएगा, वायसराय ही ढूंढ के लाएगा। इसका मतलब कोई मतलब नहीं निकला, वायसराय अपना आदमी रख देगा यहाँ तो, और फिर अपने अकॉर्डिंग काम कराएगा। तो इसलिए केंद्रीय विधायिका और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तो एकदम ये मान लो कि कोई मतलब नहीं था, वायसराय के कंट्रोल में लगभग सारा काम हो गया, वायसराय ही नियुक्ति कर रहा था। दूसरी बात, फिर बच गई प्रांतीय विधायिकाएं। तो प्रांतीय विधायिकाओं के लिए क्या किया गया कि अलग अलग वर्ग लिए गए। जैसे वर्ग की बात करें तो जिला परिषद है, नगर पालिका है, विश्वविद्यालय जो है वो है, व्यापार संघ है, जमींदार हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं। इन ग्रुप में से सदस्य उठाए गए और उनको प्रांतों की विधानसभा में रखा गया। समझ में आ रही बात? यानी इन ग्रुप्स में से लिया गया, प्रांतों की विधायिका में तो, और केंद्र की विधायिका में वायसराय नियुक्त करेगा। तो दोनों समझ में आ गई। गैर सरकारी सदस्य कहां से आएंगे? केंद्र के अंदर तो केंद्रीय विधान परिषद में तो गवर्नर नियुक्त करेगा, जिसे वायसराय कहा जा रहा था, वो नियुक्त करेगा। और प्रांतों के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो सब मिलकर के अपने सदस्य भेजेगी। अब भेजने का तरीका, भेजेंगे कैसे? तो एक दिखावा किया गया। दिखावा क्या किया गया? चुनाव का। ठीक, अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव, और सीमित यानी मतलब लिमिटेड। जैसे बेसिक बात समझ लो, सीधे से उदाहरण के रूप में समझा दूं मैं आपको कि जैसे बताया ना, विश्वविद्यालय, नगर निगम, नगर पालिका, इनके अंदर से व्यक्ति लिए जाएंगे,
इन ग्रुप में से उठा करके रखे जाएंगे सीधे कहाँ पर, प्रांत की विधायिका में। अब इन ग्रुपों में से सीधा कह देगा भाई पब्लिक तो वोट देगी नहीं, आम जनता तो वोटिंग करेगी नहीं। जिला परिषद में जाएंगे, जिला परिषद वाले जो जितने भी आदमी हैं वो वोट देंगे और वहाँ से हम एक आदमी चुनेंगे और वो ले जाकर के प्रांत की विधान परिषद में बिठा देंगे। मतलब चुनाव हुआ लेकिन दिखावे का हुआ, परोक्ष हुआ, सीमित हुआ, जनता की भागीदारी उसमें नहीं हुई। गैर सरकारी सदस्य चुने गए लेकिन विभिन्न संस्थाओं से इंपॉर्टेंट लोग लिए गए जो एक तरह से सरकारों के और गवर्नरों के जानकार थे, उन लोगों को उठा करके और प्रांतीय विधान परिषदों में बिठा दिया गया। लेकिन दिखना चाहिए, पूरा दिखावा होना चाहिए कि भाई चुनाव भी हुए और भारतीयों को शामिल भी किया गया, दिखावा बराबर चलना शुरू हो गया। अगली बात आई कि फिर देखो चुनाव के लिए चुनाव शब्द भी काम में नहीं लिया, क्योंकि देखो एक बात है, चुनाव के लिए तो वोटिंग होनी पड़ी और वोटिंग करा नहीं रहे थे वो। उनको तो क्या करना था, जैसे जिला परिषद में गए, जिला परिषद में से जो अच्छा सा आदमी दिखे उसको लिया, कहा तेरे को क्या करना है, कल से विधान परिषद में आ जाना है। तो चुनाव शब्द ही काम में नहीं लिया उन लोगों ने। तो फिर क्या काम में लिया, तो उस चुनाव शब्द को अधिनियम में प्रयोग नहीं किया। फिर क्या किया, निश्चित निकाय। निश्चित निकाय मतलब मैंने बताया जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, ये क्या है निश्चित निकाय। उनकी सिफारिश पर, जैसे विश्वविद्यालय से 2 आदमी आए तो विश्वविद्यालय ने सिफारिश की, ऐसा मान लिया गया। उनकी सिफारिश पर की जाने वाला नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। समझ में आ गई होगी बात। सीधी अब तक जो अपन ने पढ़ा है 1892 के दिन में, अब तक सीधा समझ लीजिए कि प्रांतीय विधान परिषदों के अंदर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ानी थी, और जब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ानी थी तो उनका चुनाव करना था। चुनाव करने का तरीका था कि केंद्र में तो गवर्नर यानी वायसराय के द्वारा किया जाएगा और प्रांतों में किया जाएगा विभिन्न इकाइयों द्वारा, चाहे वो जिला परिषद हो सकती है, नगर पालिका हो सकती है, इनके माध्यम से। और जो चुनाव होगा इनके माध्यम से, तो दिखावा क्या होगा, दिखावा ऐसा होगा कि जैसे उन संस्थाओं में हमने वोटिंग करा करके लेके आए हैं, ऐसा दिखावा उसमें पूरा होगा। 1892 में तो समझ में आ गया होगा, गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाना था, मोटा काम तो यही था। और उसके अंदर जो किस केंद्रीय विधायिकाओं में अलग, प्रांतीय विधायिकाओं में अलग, ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी जीके बाय डीके के टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। उसके माध्यम से आप वहाँ जा सकते हैं और ये लगातार पीडीएफ अब जो आगे की होगी वो वहाँ उपलब्ध होगी। पूरी पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। अगर नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको अच्छा लगा ये पढ़ाने का तरीका मेरा, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को शेयर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते पर 1909 के भारत शासन अधिनियम में, और इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम दिया गया। इस अधिनियम को क्या नाम दिया गया, मार्ले मिंटो। क्यों, क्योंकि 2 व्यक्ति थे, एक मार्ले एक मिंटो। मार्ले मिंटो थे कौन कौन, उस समय जो लॉर्ड मार्ले था ना, वो था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या कर रहा था, भारत सचिव के रूप में काम कर रहा था, ठीक। राज्य सचिव बोल सकते हैं या भारत सचिव बोल सकते हैं, उस रूप में वो काम कर रहा था। दूसरा व्यक्ति कौन था, लॉर्ड मिंटो। तो मिंटो कहाँ था, भारत था। तो मतलब जो मिनट में हमारे पास आ जाए वो मिंटो, 1 मिनट में आवाज़ दी और पहुंच गया, वो मिंटो है। और वो मिंटो जो है वो भारत में रहेगा, क्योंकि उसको तो तुरंत मिंटो में लाना पड़ जाए। तो मिंटो, लॉर्ड मिंटो भारत में क्या, वायसराय के रूप में। और मार्ले, ठीक है, मार्ले ने मार करके इसको हमने वहाँ भी भेज दिया, तो मार करके भेज दिया, वो इंग्लैंड गया। इसका मतलब इंग्लैंड में कौन है, मार्ले, और जो क्या कहलाएगा, भारत सचिव। दोनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। भारत सचिव मार्ले था जो ब्रिटेन में रहता, और मिंटो भारत के अंदर रहता था, ठीक है। अगली बात, अब बात आती है 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, उसके अंदर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में थोड़ी वृद्धि की गई, और वृद्धि कर दी। अभी हमने पढ़ा था ना 1892 में क्या हुआ था, प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य ले लिए गए, केंद्रीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य लिए गए, तो संख्या तो बढ़ी थी। उसी प्रकार से वापस क्या की गई, संख्या बढ़ाई गई। अब कैसे क्या की गई संख्या, तो ये तो केंद्रीय विधान परिषद में संख्या 16 से कितनी कर दी, 60, डायरेक्ट छलांग। 16 थी अब तक 1892 के अधिनियम के बाद भी, लेकिन अब क्या कर दिया, उसको 60 कर दिया गया। और प्रांतों में, फिर प्रांतों में पब्लिक के अकॉर्डिंग, जिस प्रांत की ज़्यादा जनसंख्या हो वहाँ ज़्यादा, कम तो कम। तो प्रांतों में निश्चित संख्या नहीं थी, सब प्रांतों की अलग अलग थी। लेकिन केंद्र में 60 से 60 कर दी, 16 से 60 कर दी, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगली बात, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत के बनाए रखना, भाई ये तो बात पक्की थी। देखो ये कहने की जरूरत नहीं है, ये तो ध्यान रखो, उन लोगों ने लास्ट तक अपना सरकारी बहुमत बनाने का प्रयास किया था। फिर बाद में 1909, 1919, 1935 के अंदर थोड़ा बहुत 9 तक तो इन्होंने किसका रखा, 9 तक भी केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमति रहा। फिर 1919, 35 और उसके आगे जो था वो कुछ परिवर्तन, 47 तक तो जैसे भारत आज़ाद हो ही गया था। तो ये इस प्रकार का परिवर्तन, फिर भारतीयों को आगे जाकर के बहुमत दिया। पहले तो अपना ही बहुमत, 9 तक भी देख लो सरकारी बहुमत था, यानी अंग्रेजों का ही बहुमत था।
लेकिन प्रांतीय परिषदों में हाँ एक जगह पर बहुमत पब्लिक का भारतीयों का बढ़ गया। कहाँ बढ़ा? प्रांतीय परिषदों में। स्टेट के अंदर किसको बढ़ा दिया? भारतीयों का, यानी गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया। मतलब सीधी सी बात है, 1909 के भारत शासन अधिनियम में जो सदस्य संख्या बढ़ानी थी तो बढ़ाई गई। केंद्र में 16 से कितने हो गए? 60, प्रांतों में सब में अलग अलग। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि केंद्र के अंदर तो सरकारी बहुमत था, लेकिन प्रांतों में भारतीयों का बहुमत बढ़ गया। ये बड़ा परिवर्तन इसमें हुआ। हम देखते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम में जो अगली बात है वो ये है कि इसने दोनों स्तरों पर, दोनों स्तर मतलब केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका, दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया। मतलब विधान परिषद का काम बढ़ गया, उनको पावर ज्यादा मिल गई। क्या पावर मिले? पहला पावर मिला अनुपूरक प्रश्न पूछने का। अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछा, उससे आप संतुष्ट नहीं हुए तो एक और प्रश्न पूछ लिया। मतलब विधायिका के जो लोग थे, चाहे वो केंद्रीय विधायिका हो चाहे प्रांतीय विधायिका, उनको एक विशेष पावर मिल गया। उनका पावर बढ़ा कि अब आप प्रश्न ही नहीं पूछ सकते, अब आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो पिछली बार 1892 में प्रश्न पूछने का था, तो अब एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दूसरा, 1892 में बजट पर बहस करने का अधिकार था। अब की बार आप बजट का कॉन्सेप्ट भी तय कर सकते हैं। मतलब विधायिका के जो लोग थे, केंद्रीय विधायिका मानो चाहे प्रांतीय विधायिका मानो, उन दोनों के पास अब जो पावर बढ़े वो ये कि आप प्रश्न के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछ सकते हो और आप बजट पर बहस के साथ साथ बजट का पूरा खाका भी रख सकते हो। ये नया पावर इनको मिल गया। अगली बात आती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। देखो, गवर्नर उसकी कार्यकारिणी थी, उस गवर्नर उसकी कार्यकारिणी के साथ कोई भारतीय अपना एसोसिएशन का मतलब एक जुड़ाव, एक मतलब संगठनात्मक जुड़ाव कर सकता है। तो ये एसोसिएट होने का, जुड़ने की जो बात थी वो इसके अंदर नहीं रखी गई। और इसमें जो पहला व्यक्ति इस प्रकार से रखा गया वो व्यक्ति था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक, और ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वो वायसराय कार्यकारिणी जो थी उस कार्यकारिणी से जुड़ गए, एसोसिएट हो गए। और वो जो थे वो किस रूप में हुए? अच्छा, ये एसोसिएट होने वाले क्या थे? प्रथम भारतीय सदस्य थे वो, ठीक है ना। एसोसिएट के रूप में जुड़ने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे। और किस रूप में जुड़े, किस कार्य के लिए जुड़े? तो विधिक सदस्य बनाया गया, यानी विधि सदस्य के रूप में वो जुड़े। ठीक, नेक्स्ट और अंतिम महत्वपूर्ण बात आती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है 1909 के भारत शासन अधिनियम की, वो थी पृथक निर्वाचन। बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, बार बार एग्जाम पूछी जाती है। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या है कि 1909 के अंदर सबसे पहले यह तय किया गया कि अगर मान लो मुसलमान किसी सीट पे खड़ा हो रहा ना तो मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। तो ये पृथक निर्वाचन हो गया, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन हो गया। अब ये ज़्यादा दिक्कत दे गया, हालांकि और भी चीज़ों में किया गया। अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों के लिए, जमींदारों के लिए, उनके लिए भी चीज़ लागू की गई थी। लेकिन एक धर्म को लेकर के, एक धर्म को अलग कर करके उसके लिए प्रावधान कर देना, ये भारत के विभाजन की तरफ दिखाई दिया। लोगों ने खूब विरोध भी किया, लेकिन सबने अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में उसे स्वीकार भी कर लिया। तो ये बात जो थी वो 1909 के भारत शासन अधिनियम के अंदर बड़ी विशेषता बनकर के सामने आ गई। क्या थी? ध्यान से देखना। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी गई। और लॉर्ड मिंटो को, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लॉर्ड मिंटो को जो है वो सांप्रदायिकता का जनक कह दिया गया। इस पूरे अधिनियम का नाम मालूम है? 1909 के अधिनियम का नाम शुरू में बताया था मैंने, मार्ले मिंटो। ठीक है, इस पूरे का नाम मार्ले मिंटो है। ये 1909 का है। फिर 1919 का हम पढ़ेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसमें नाम भी बड़े हो जाएंगे, आगे जाएंगे तो नाम बड़े, अभी छोटे हैं नाम, दो छोटे छोटे। 1909 के अंदर मार्ले मिंटो, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, बड़े हो जाएंगे, तो दोनों में अंतर पाया जाएगा। तो ये कौन से हैं? मार्ले मिंटो। अब दूसरी बड़ी बात, इसमें पूरी समझ में आ चुका होगा आपके कि सांप्रदायिक निर्वाचन का पूरा जोर इसमें दिया गया। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन के साथ साथ इसमें एक तरह से ये संगठनात्मक निर्वाचन भी था। जैसे प्रेसिडेंसी कॉमर्स का व्यक्ति खड़ा हुआ, प्रेसिडेंसी कॉमर्स के लोग ही उसमें वोटिंग करेंगे। ऐसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का व्यक्ति खड़ा हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले वोट करेंगे। इस प्रकार से और चीज़ों के अंदर भी इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व किया गया। तो कुल मिलाकर के 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता निकल करके आती है वो यही है। ठीक है, यही आपसे ज़्यादा पूछी जाती है। और एक बार इन दोनों चीज़ों को वापस से रिपीट करोगे तो बड़ा मजबूत हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।